नमस्कार स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से संबंधित क्लास कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं जनरल स्टडी लेके आपके सामने आया हूँ। इससे पहले हिंदी का क्लास दिनेश सर और मैथ का क्लास सूरज सर के द्वारा आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। आज हम लोग जीएस की में 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उससे संबंधित बातें करेंगे। हम लोग जितने क्वेश्चन जीएस का है उसका तो आंसर देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उससे मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो हर दिन मैं देता हूँ कि क्लास शुरू करने से पहले आप लोग हमेशा पेन और पेपर लेके बैठा करो। जैसे-जैसे मैं क्लास बताते जाता हूँ, आप लोग आंसर देते जाओ और क्लास के एंड में अपने आप को ज़रूर चेक करो कि आप कितना आंसर देने में सक्षम हो। अगर 38 में से 32 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब है आप लोगों की तैयारी सही दिशा में बढ़ रही है। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है आपके लिए। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके उत्तरा संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांतीय, रामकृष्ण प्रदेश और आपका जवाब है संयुक्त प्रांत। कुछ बातें इसके इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम जो अभी का उत्तर प्रदेश है वो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नाम चेंज किया गया। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह घोषणा योगी सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। आपका जवाब है आगरा। आओ इससे संबंधित हम लोग बातें को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा आगरा का यह सुप्रसिद्ध मेला हर वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को होता है। बच्चों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं हर दिन की तरह कि जिस बच्चे को हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चा आज पहली बार हमारा चैनल देख रहा है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है घाघरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर और जवाब है आपका शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ है और इसका उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम वनवासा जो पीलीभीत में है वहां से शुरू होती है और ये शारदा नदी से निकलती है जिसे कि काली या महाकाली नाम से भी पुकारा जाता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2000, 1991, 2016 या 2011। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा तो जाना चाहता है कि उत्तराचल किस वर्ष अस्तित्व में आया, क्योंकि उत्तराखंड उसका नाम बाद में पड़ा है। क्वेश्चन है लेकिन मतलब एक ही है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका जवाब होगा वर्ष 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल नाम से नए राज्य का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 को जब 13 जिलों को मिला के एक राज्य बनाया गया तो उसका नाम बच्चों उत्तरांचल रखा गया था। बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका पुनः नामांकन करके इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। अगला सवाल है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, मतलब किस क्षेत्र के लिए सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था, ये क्वेश्चन है। बच्चों, ये क्वेश्चन 1919 में आया था। ठीक यही क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में भी आया। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा था उसमें जब मैंने 2024 को कराया है तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहा है। तो पुराने क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। और आपका जवाब है भौतिकी, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज एवं प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए 1930 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। तो एक बात और है बच्चों, एशिया में सबसे पहले फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सीवी रमन जी हैं। इंडिया के ने एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज करने वाले। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन है एन इक्वल म्यूजिक, मिस्ट्री टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर रेक्यूम। और आपका जवाब होगा मिस्ट्री टेल्स।
विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई बिस्ली टेल्स किताब एक कविता के रूप में 10 नीति शास्त्रों का संग्रह है। बच्चों किताब, उसके राइटर का हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो जब मैं अगले 10 दिन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद मैं आपके मेन सिलेबस में आऊँगा। एक बार जब मेन सिलेबस में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको एक बुक का लगभग 50 बुक की सूची दे दूँगा, जिसको आपको हर दिन पढ़ना है। बात मानो उस 50 बुक की सूची में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से ही आएगा। अगला सवाल है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? ऑप्शन है 1 नवंबर 1944, 4 मर्दाने, 2 चट्टाने या अग्निपथ। और आपका जवाब है 1 नवंबर 1984। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 थी। यह कविता वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड पर आधारित थी। और इनके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में 2-3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक तो इनको 2 चट्टानें कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों ये है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले। मधुशाला से इनको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक स्ट्रोमर, कार्ल विलियम सीले, विलियम मर्डॉक, कार्ल लेडस्टेनर। और आपका जवाब है कार्ल लेडस्टेनर। इसके बारे में पढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लेडस्टेन ने वर्ष 1990 में की थी। लेड स्टेनर ने मानव में 3 प्रकार के रक्त समूह निर्धारित किए थे, एक ए, बी, सी। लेकिन बाद में डी कैस्टिलिया तथा स्टिली ने चौथे रक्त समूह ए बी का पता लगाया, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते उन्होंने साबित किया। अगला सवाल है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है कॉन्फ़िगर, स्टक्सनेट, ज्यूस या सेसन। और आपका जवाब होगा स्टक्सनेट। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। और माना जा रहा है कि 2007 में जो ईरानी के परमाणु कार्यक्रम पर निशाना बनाया गया था, वो इसी मेलमैन ने बनाया था। अगला सवाल है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? आंसर है मलक्का जलद मरुमध्य, पाक जलद मरुमध्य, सुंदा जलद मरुमध्य या मलिकु कंडू। जवाब है आपका पाक जलद मड्डू, नॉर्थ स्ट्रीट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के जिले के बीच मौजूदा जलसंधि को पाक जलद मरुमध्य कहा जाता है, अर्थात पाक स्ट्रीट। पाक स्ट्रीट का नाम रॉबर्ट पाक, जो ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर थे, उनके नाम पे पड़ा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा से साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मेरीलैंड। जवाब है आपका अलास्का। आप यहाँ पे यूएसए का मैप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, यूएसए के मैप में अलास्का यहाँ पे है और हवाई यहाँ पे है। ये बाकी यूएसए के जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं सॉरी, उससे टच नहीं होता है। इसका जवाब होगा अलास्का। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अलास्का और हवाई द्वीप राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अलास्का को यूएसए ने संयुक्त सोवियत संघ से खरीदा था। हवाई 1960 में यूएसए का 50वां राज्य बना और वर्तमान में यूएसए में कुल 50 राज्य हैं। अगला सवाल है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। आपसे पूछा गया है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बच्चों पहला दूसरा में आपको सबको पता है, कुछ समय पहले तक पहले नंबर पे चीन था, फिर भारत था। आज के समय में पहले नंबर पे भारत है, दूसरे स्थान पे चीन है। तो बात मानो पहला दूसरा स्थान सबको पता हो, कंफ्यूजन होता है तीसरा चौथा पांचवा। शुरू के 5 या मैं कहूँगा शुरू के 10 देशों का नाम पक्का आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से प्लस जनसंख्या के हिसाब से। कौन सा देश सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है और किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इवन अगर इससे आप अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी याद कर लें। एक तो हो गया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, दूसरा आप याद कर लें कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, उसी तरह से सारे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, इसे आप जरूर याद कर लें। खासकर 3 कॉन्टिनेंट के बारे में जरूर याद करें, सबसे ज्यादा, सबसे कम जनसंख्या भी और क्षेत्रफल भी। एक आपका एशिया है, दूसरा अफ्रीका है
तीसरा यूरोप। इन तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान कर ले। ज़्यादा जनसंख्या वाला देश या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश और सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश। यहाँ पे है दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन-सा है? जैसा मैंने बताया कि पहले नंबर पे तो अभी भारत है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया और पाँचवां पे पाकिस्तान। यहाँ पे बच्चों मैंने 10 देशों का नाम आपको बता दिया है। सारे 10 देशों का नाम आपके मोबाइल या लैपटॉप जहाँ पे आप देखते होंगे आपको दिख रहा होगा। इसे आप थोड़ा-सा ज़ूम करके ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार बता दूँ, पहले नंबर पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पाकिस्तान, सिक्स्थ नाइजीरिया, सेवंथ ब्राज़ील, एट्थ बांग्लादेश। इतना ज़रूर आप याद करें, ठीक है? खासकर मैं ये कहूँगा कि इसे आप छोड़ दें। इसे छोड़ दें। आप इससे अच्छा है कि इन्हें याद कर लें। ये 5 सिर्फ़ आपके काम का है, इस 5 को याद कर लें। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवां पाकिस्तान। इन इन पाँचों को याद कर लें, इसे छोड़ दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद पाँचों के बाद कुछ शायद डेटा इसका चेंज भी हो गया। तो ये 5 आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ऑप्शन है मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजाह। और जवाब आपका है कौन एक नहीं है अमीरात, कौन एक नहीं है, और जवाब होगा मस्कट। मस्कट क्यों होगा बच्चा? क्योंकि मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। मस्कट ओमान देश की राजधानी है। तो कुल मिला के संयुक्त अरब अमीरात में कुल मिला के बच्चे 7 अमीर हैं। अमीरात का मतलब होता है वहां पे राजवंश। तो कुल मिला के 7 अमीरात हैं संयुक्त अरब अमीरात में। कुछ प्रमुख अमीरात हैं, जैसे आप दुबई का नाम सुने, शारजहां का सुने, यूएई का सुने, अबू धाबी का सुने, ये सब महत्वपूर्ण अमीर हैं। कुल 7 अमीरात हैं। कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? राज्य राजधानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, इस पे आप लोग का फोकस ज्यादा होना चाहिए। कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन है अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत। तो इसका जवाब होगा बच्चों आपको मनामा। राजधानी मनामा शहर बहरीन की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। भौगोलिक अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय द्वीप है। बहरीन को पर्ल ऑफ द गल्फ या मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? कौन भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को आना चाहिए। बताओ बच्चे कौन है? कौन महिला महिला ऐसी है जो सबसे पहली बार लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन। इसका जवाब इसमें होना चाहिए, ये होगा मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता में से एक है और 15वीं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी और इनका क्षेत्र है बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या मेरठ। तो जवाब आपका होगा मेरठ। मेरठ 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, ठीक है। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत की थी। और सिपाहियों ने अपने साथियों को मुक्त कराने के लिए 10 मई 1857 को दिल्ली की ओर प्रस्थान किए थे। अगला सवाल है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। और आपका जवाब है खांडवी। सब जानते हैं खांडवी गुजरात से संबंधित है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजरात राज्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से बेसन और दही से बनाया जाता है। इसकी एक विशेषता है, यह बहुत ही फेमस गुजराती व्यंजन है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा है? ऑप्शन है दैनिक भास्कर, डट मार्टन, पत्रिका या देशबंधु। और आपका जवाब होगा उदंत मार्टन। भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार का नाम उदंत मार्टन है। इसे पहली बार 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशक का भी नाम इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान रखो बच्चों, युगल किशोर शुक्ल, ये इसके संपादक थे। इनमें से कौन सी गेहूं उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन है इंदिरा सोना, लरमा रोजा, इराइज तेज या अंकुर।
और आपका जवाब होगा लर्मा रोजा। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। लर्मा रोजा और सोनार सोनार 64 गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है। इसका भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। और ये जो है ये मेक्सिको में विकसित किया गया था और ये एक हाइब्रिड प्रजाति का है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसको विकसित किया गया था। बच्चों दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि आप में से जितने भी बच्चों को हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन कीजिए और फ्री नोट्स प्राप्त कर लीजिए। में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास ही पहुंचे। अगला सवाल आपके क्वेश्चन पेपर का है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ है ये आप लोगों के हिसाब से, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन है ये। 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन है बेवोर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव। और इसका जवाब है बेनेगल नरसिंह राव। इसके बारे में कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं, फैक्ट जानते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे जिसे कि इनिशियल ड्राफ्ट कहते हैं को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। वे संविधान सभा के सलाहकार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेड थे। जिस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारंभिक मसौदा जिसे इनिशियल ड्राफ्ट कहते हैं वो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। का अगला प्रश्न है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, मैसूर या जयपुर। उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर। और आपका जवाब है जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है और इसकी नींव 1929 में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक उमेर सिंह द्वारा रखी गई थी। और उमेर सिंह को छितर ये जो उम्मेद भवन है इसे छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे निजी महलों में से एक है और इसका डिजाइन जो इम्पोर्टेंट है इसका डिजाइन हेनरी वन लेचेस्टर के द्वारा किया गया था। सामान्य लावनी किस भारतीय राज्य का सिद्ध लोक नृत्य है? लावनी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। और आपका जवाब है महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य है और ये तमाशा का भी नाम है। तमाशा वहां पे महाराष्ट्र में एक नृत्य है जिसका की अंग लावनी है। यह संगीत, कविता, नृत्य और नाच का संयोजन है। यह लोक नृत्य महिलाओं द्वारा 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है। यह ढोलक की ताल पर किया जाता है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन है 2016, 2012, 2008 या 2004। आपका जवाब होगा 2016। वर्ष 2017 से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया था। अंतिम बार 2016 में अलग प्रस्तुत किया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताने वाला इसको ध्यान से पढ़ लो। एकवर्ट कमीशन एकवर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर 1924 में रेल बजट को समान बजट से अलग किया गया था। 1924 में अलग किया गया था कब? एकवर्ट कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, जबकि विवेक देवराय समिति ने सिफारिश की थी कि इसका विलय हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्केच के माध्यम से आपको मैंने बताया भी कि 1924 में एकवर्ट कमिटी ने अलग करने का रिकमेंडेशन दिया था। अंतिम अलग अलग बजट 2016 में किया गया था। फिर 2017 से विवेक देवराय कमेटी ने दोनों बजट रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ करने की सिफारिश की थी और 2017 से भारत सरकार द्वारा रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। अगला सवाल है आपका वर्ष 1973 से 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। 1973 से सॉरी 1773 से 1785 तक। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समय काल है 1773 से 1785 और यह समय है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और राजस्व बोर्ड का गठन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनका मुख्य कार्य था।
वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर ब्रिटिश शासन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था एडवर्ड बर्ग के द्वारा। लेकिन ये भी जान लो कि कुछ साल बाद जब मुकदमा चलाया गया था, 2-4 साल बाद इनको बरी घोषित कर दिया गया। अगला सवाल है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई? और आपका जवाब है गुरुग्राम। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तथा मूडीज का संयुक्त उद्यम है, जिसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? ऑप्शन है मुस्लिम द्वीप, पेम्बा द्वीप, टोमोलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप। जवाब आपका होगा सेंटिनल द्वीप को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे सेंटिनल जनजाति पाई जाती है, दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति है। सरकार का ये मानना है कि इन्हें जितना बाहरी दुनिया से अलग रखा जाए उतना ही अच्छा है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित बंगाल अंडमान द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैप पे दिख रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड है ये पूरा, और ये जो द्वीप है ये है सेंटिनल द्वीप। अगला सवाल है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक नागरिक विमानतल का उद्घाटन किया गया था? किस राज्य के पहले नागरिक विमानतल का उद्घाटन किया गया था? सिंपल भाषा में कहा जाए तो कहाँ पे, किस राज्य में पहला एरोड्रम खोला गया था? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। आपका जवाब होगा सिक्किम। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। एयरपोर्ट का नाम है पोक्योंग एयरपोर्ट। यह भारत का 100वां नागरिक विमानतल है। इसका उद्घाटन सितंबर 2008-18 में सिक्किम राज्य के पहले हवाई अड्डे के रूप में किया गया था और यह गंगटोक से 30 किलोमीटर की दूर पे स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, वीके मेनन, बलदेव सिंह या यशवंत राय चौहान। और उनका जवाब होगा बलदेव सिंह। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। बाकी जो है मिनिस्ट्री उसके बारे में कुछ को ध्यान रखते हैं कि पहले कौन थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन आपका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, तापी और माही। और आपका जवाब होगा नर्मदा। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। इसका लोकेशन सबसे पहले ये गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार थे रामवीर सुतार और यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। अगला सवाल है आपका, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि। और आपका जवाब होगा परागकोश। पुष्प के परागकोश में परागकण का उत्पादन होता है। परागकोश पुंकेसर का हिस्सा होता है जो फूल का नर प्रजनन अंग है। परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायान के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है बच्चों, ये है, ये यहाँ पे पुष्पों का नर प्रजनन अंग होता है और ये है मादा प्रजनन अंग। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन है एसेरिचिया कोलाई, कोकस, बेसिलस या वाइबिरियो। जवाब इसका है आपका कोकस। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। कोकस, यह जीवाणु गोलाकार या अंडाकार होता है। कोशिकाओं के अन्य विन्यास के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस कहा जाता है बच्चा जब अकेला होता है तो उसे कहते हैं माइक्रोकोकस। डिप्लोकोकस जब जोड़े में होता है तो डिप्लोकोकस होगा। टेट्रोकोकस जब 4 के समूह में होगा तो टेट्रोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जब श्रृंखला में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस जब गुच्छों में होगा। अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि ये श्रृंखला में है इसीलिए ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टैफिलोकोकस ये गुच्छे में है इसलिए इसे कहा जाता है स्टैफिलोकोकस।
बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है कोकस, बैसिलस, वाइब्रिया, इसको जहाँ शुरू में मैंने बता दिया है कि कोकस जब ये है कोकस। अगला सवाल आपका है बच्चों, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 10 से 11 पीएम, 1 से 10 एमएन, 450 से 390 एनएम। एक्चुअली ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए 390 से 455 एनएम। एनएम मतलब नैनोमीटर। ये अगला ऑप्शन है 230 से 310 पीएम और जवाब आपका है 455 से 390 एनएम। जबकि मैंने बताया कि लिखने का तरीका है 390 से 455 एनएम। लेकिन एक ही चीज कहा जा रहा है, आप लोग इसी तरह से समझेंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। बैंगनी रंग प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के अंत में नीला और दृश्य अल्ट्रावायलेट के बीच पाया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य जैसे मैंने बताया कि 380 से 450 नैनोमीटर के बीच होता है। बैंगनी रंग सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग ही उत्पन्न करती है। अगला सवाल है मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन है निलंबन का, कोलाइडर घोल का, पायस का या मिश्रण का। मक्खन, जवाब आपका है कोलाइडर घोल का। मक्खन एक कोलाइडर घोल होता है, विशेष रूप से जेल के रूप में। जेल एक विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। पायस किसे कहते हैं? जब विलायक और विलेय दोनों द्रव होते हैं तो उसे पायस कहते हैं, जैसे दूध दूध को। यहाँ पे चार्ट को एक बार देख लोगे बच्चों, चार्ट में और डिटेल में बता दिया गया है। अगला सवाल है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? 10 अणु नहीं होंगे। ऑप्शन है ग्लोबेट सॉल्ट, वाशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सॉल्ट। और आपका जवाब है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में जल के 7 अणु होते हैं, 10 नहीं होते हैं। यहाँ पे बाकी जिसका जो ऑप्शन में दिया गया है वहां हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑप्शन देखोगे तो ग्लोबल सॉल्ट में 10 है। जल के देखो 10H2O मिल के बना होता है, इसका मतलब जल के 10 अणु है। वाशिंग सोडा में भी जल के 10 अणु है। बोरेक्स में जल के 10 अणु है, जबकि इप्सोम सॉल्ट में जल के 7 अणु पाए जाते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाटन डंकन, सर विलियम मुड्डल और मदन मोहन मालवीय। ये आपका ऑप्शन है। उनका जवाब होगा सर विलियम मुइल ने। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। 23 सितंबर 1887 को इसका स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक से सर विलियम मुइल, जो उस समय के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत का चौथा सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो वर्ष 1963 में नियुक्त की हुई थी और भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? मतलब सिंपल क्वेश्चन ये है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये मैं क्वेश्चन जो एग्जीटी एग्जाम में है उसी को लिखा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? भारत में किस राज्य में सबसे प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या आसाम। और आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। तो किसने लिया था शपथ? कौन बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री? उनका नाम है सुचित्रा कृपलानी। 1963 से 1967 के बीच में ये मुख्यमंत्री रही थी। वो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचित्रा कृपलानी ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी जी की पत्नी थी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती। और आपका जवाब होगा योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 को इनकी नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के 21वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री बने थे। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोरखपुर मंदिर के महंत थे और गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके हैं। इनका ओरिजिनल नाम है अजय सिंह बिष्ट और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पंक्षी कौन सा है? बच्चों राज्य पंक्षी, राज्य पुष्प, राज्य फल, राज्य पशु, ये सब आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाओगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पंक्षी कौन सा है? और जवाब आपका होगा सारस। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो इम्पोर्टेंट है सबको मैंने यहाँ बता दिया है, जिसे आप लोग
फिगर के माध्यम से भी देख सकते हो, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। राजपंक्षी है सारस, ध्यान दो बच्चे, राजपंक्षी सारस है, राजपशु बारहसिंगा, राजवृक्ष अशोक, राजपुष्प पलाश और राजखेल हॉकी है। आप चाहो तो फिगर के माध्यम से देख लो, फिगर के दिमाग पे ज़्यादा दिन तक असर करेगा। तो राजपंक्षी सारस है, राजपशु बारहसिंगा, राजवृक्ष अशोक और राजपुष्प पलाश। बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। क्लास से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं समाधान करने के लिए। जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसे लिंक भेजें जिससे वो भी सब्सक्राइब करे। बच्चों, मैं जीएस का क्लास लेता हूँ। ये क्लास सिर्फ़ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उपयोगी नहीं, अभी होमगार्ड का पेपर होने वाला है, उसमें भी काम देगा। इसके अलावा जीएस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देखोगे क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन आपका चाहे एसएससी का एग्ज़ाम या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सारा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सब क्वेश्चन उस तरह के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए जीएस का ये क्लास सबके लिए करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी बच्चे को हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में स्कैन करके ले सकते हैं। आप हमारे डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए क्योंकि बहुत जल्द हम लोग मॉक टेस्ट वहाँ पे लेने वाले हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.yugvidya.com। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सब पे हम लोग अवेलेबल है, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है, जो आपके स्क्रीन पे है 8178333895। वहाँ पे जाएँ, आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने विचार हम तक रख सकते हैं। कोई भी समस्या हो प्लीज़ हमें बताएँ, आप क्या चाहते हैं वो भी बताएँ। आपने आज का क्लास देखा, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लगातार देखते रहें। बच्चों, जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया है प्रीवियस ईयर का, बीच-बीच में उसे देखते रहें और एक नोट्स बना के उस पे लिखते रहें। जिसका आपने क्लास देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय-बाय।